ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपने। दैट इज़ हम पॉलिटी की सीरीज़ कर रहे थे। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी आई वुड से कि हम इसमें प्रीलिम्स सेंट्रिक ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है दिस सीरीज़ कुल मिला के। बाकी प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स, हर साल एक नया क्वेश्चन इसमें से आप कह सकते हैं कि बन ही जाता है। फंडामेंटल जो राइट्स है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है सेट ऑफ एसेंशियल लिबर्टीज़, कुछ ऐसी ज़रूरत वाली लिबर्टीज़ हैं, कहें तो कुछ फ्रीडम है या इंटाइटलमेंट्स हैं जो कि गारंटी होती है टू एवरी सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कौन देता है? हर एक सिटीजन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये गिवन होती है। फॉर प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम आर्बिट्री स्टेट एक्शन एंड इंश्योरिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, और एक तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं सिटीजन्स को फ्रॉम आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शंस एंड इंश्योर करती हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स को। ये जनरली हमने कहाँ से लिए हैं? तो दिस ये वी हैव टेकन दैम फ्रॉम द, और वी कैन से कि हमने इंस्पिरेशन ली है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से, जहाँ पे बिल ऑफ राइट्स हैं। अ बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंश्योर्स अ रेमेडी इन केस देयर इज अ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। अब ये जो बिल ऑफ राइट है, इसमें क्या है? ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करती है, रोकती है कि वो इन राइट्स के अगेंस्ट में जाके काम ना करे। साथ में इंडिविजुअल को एक रेमेडी भी प्रोवाइड करे, अगर स्टेट ऐसा कर दे तो वो क्या करेंगे, तो एक तरीके से एक रेमेडी भी दी अगर वायलेशन होता है इन सारे राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स हमारी, इनको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो इस वर्ड को हम लिख सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट पे भी क्वेश्चन आता है तो वी कैन राइट इट इन द दैट इज़ इन द इंट्रोडक्शन और अ कंक्लूजन की फंडामेंटल राइट्स अपने आप में क्या है? मैग्ना कार्टा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इनका नाम इस तरीके से नेम सो बिकॉज, इनका नाम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। देखो, अधिकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? ये जो नाम है ये इसलिए पड़ा है क्योंकि इनको गारंटी एंड प्रोटेक्शन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 है। देन राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 में हम बात कर रहे हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जहाँ पे हम आर्टिकल 22 से 24 में बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। कल्चरल एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 to 30, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर्टिकल 32। ठीक है। ओरिजिनली अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट के थ्रू हम इस राइट टू प्रॉपर्टी वाले जो हमारा 7th राइट था उसको इस लिस्ट में से रिमूव कर देते हैं, फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से रिमूव कर देते हैं। इट वॉज इंस्टेड, और उसकी जगह इंस्टेड मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, और उसको हटा के एक लीगल राइट बना देते हैं उसको अंडर आर्टिकल 300A के अंडर, इन द पार्ट दैट इज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 12 में आज के टाइम पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे है? पार्ट 12 में आती है, और वो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। 300A आर्टिकल में आती है। ठीक है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने साइड में लिख रखी है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं फंडामेंटल राइट की। Some of these rights are available only to citizens, while others are available to all the person, whether citizen, foreigner or legal person like corporation, companies, etc. ये कह रहे हैं जो कुछ राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लेकिन कुछ राइट्स हैं जो सबके लिए अवेलेबल है, जैसे कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, क्योंकि जीने का अधिकार तो सबको है, चाहे सिटीजन हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे कोई भी लीगल पर्सन हो। ऑल दीज राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। जनरली जो राइट्स हैं एक तरीके से प्रोटेक्शन देती है कि स्टेट का कोई भी आर्बिट्री एक्शन ना हो, उससे प्रोटेक्शन देती है। हाउएवर सम ऑफ देम आर ऑल्सो अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल, कुछ लेकिन कुछ हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एक्शन से भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सम ऑफ दीज राइट्स आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, कुछ जो राइट्स हैं नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? बिकॉज ये जनरली लिमिटेशन लगाती है ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट के ऊपर लिमिटेशन लगाती है। वाइल अदर्स आर पॉजिटिव, लेकिन कुछ क्या है? पॉजिटिव है इन नेचर, एज दे कन्फर सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन इंडिविजुअल, क्योंकि वो खुद से कुछ प्रिविलेजेस दे रही हैं इंडिविजुअल को। ये जो राइट्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं एंड सेफ गार्डेड हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये जो राइट्स हैं ये क्या है? हमारी प्रोटेक्टेड है एंड सेफ गार्डेड, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट खुद। हैंस द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली, हम कहाँ जा सकते हैं? टू द सुप्रीम कोर्ट विदाउट नेसेसरली अपीयरिंग अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट के अगेंस्ट में जाके, मतलब आपको हाई कोर्ट नहीं जाना है, आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो।
उसके अलावा ये जो राइट्स है नॉट कंसिडर्ड सेक्रोसेंट और परमानेंट। इसका मतलब क्या होता है कि राइट्स अपने आप में परमानेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इनको आप अमेंड कर सकते हो बाय द पार्लियामेंट। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट इनको अमेंड कर सकता है। किस तरीके से? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू, प्रोवाइडेड सच अमेंडमेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो अमेंडमेंट है डू नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करें। ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम आता है, सर्टेन राइट्स को आप सस्पेंड कर सकते हैं, स्पेशली जो प्रेसिडेंट है, आपको पता ही पड़ के आए इमरजेंसी में। लेकिन कुछ राइट्स है जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। Parliament can restrict or abrogate the application of these rights on the members of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous services, Article 33। पार्लियामेंट चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रोक सकता है, या फिर कहे तो एब्रोगेट कर सकता है। एब्रोगेट करने का मतलब है वही रिस्ट्रिक्ट करना, रोक देना। एप्लीकेशन ऑफ दीज राइट्स मतलब ये अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं जो मेंबर्स होते हैं जनरली जो डिफेंस फोर्सेज में, आर्म्ड फोर्सेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में होते हैं। ऐसा पार्लियामेंट ऐसा कर सकती हैं आर्टिकल 33 के तहत। मोस्ट ऑफ दैम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल। डायरेक्टली इन्फोर्सेबल का मतलब है कि इनके लिए पार्टिकुलरली लॉ ला के इनको इन्फोर्स कराने की जरूरत नहीं, खुद से इन्फोर्स हो जाएंगी। वाइल अदर्स कैन बी इन्फोर्स बेस्ड ऑन लॉ स्पेसिफिकली मेड टू गिव इफेक्ट टू दैम। लेकिन कुछ के लिए होता है कि जो पार्लियामेंट है वो जनरली लॉ लाते हैं, उससे उसको इफेक्ट में लेके आते हैं। ओनली पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉज रिगार्डिंग दीज राइट्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द नेशन। और सिर्फ पार्लियामेंट है जो कि एक तरीके से क्या कर सकता है, लॉज को इनेक्ट कर सकता है रिगार्डिंग दीज राइट्स टू इंश्योर, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी रहे अक्रॉस द नेशन। ठीक है। इसके अलावा एवरी राइट और ड्यूटी इन्वॉल्व्स लीगल ऑब्लिगेशन है इसमें, बाय विच 2 और मोर पर्सन्स आर बाउंड टुगेदर। मतलब क्या है कि ये एक तरीके से लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, यू कैन नॉट इन्जॉय राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इफ अदर्स डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग। साथ में बोला कि राइट और ड्यूटी दोनों लीगल ऑब्लिगेशन है, मतलब दोनों ही ज़रूरी हैं। राइट एंड ड्यूटी अपने आप में को रिलेटेड। अगर किसी ने अपनी राइट को, अगर किसी को अपना राइट का दैट इज़ एक तरीके से वो करना है, तो उसके लिए दूसरे इंसान को उसकी ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट अधिकार है, लेकिन उसके लिए दूसरे को भी कूड़ा ना मचाना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा एनवायरनमेंट में। सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ को रिलेटिव हैं, ये समझाने की कोशिश की है। सो बेसिक चीज़ थी, बेसिक फीचर्स थे। ठीक है, कुछ खास इसमें ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं थी, बस एक बार सुन भी लोगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लिबरल डेमोक्रेसी। अब लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल लॉज। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब है ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो कि हमारी फॉर्मल तरीके से एंड रूल्स पे चलती है। गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टीज़ एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये गारंटी करता हो सिविल लिबर्टीज़ का, इंडिविजुअल राइट्स का। नाउ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू एवरीवन क्या है? ओके, सो सबको कौन कौन से राइट्स अवेलेबल है? देखिए, इनको हम रटेंगे नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आर्टिकल 14 है, देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सबके लिए जो लॉ है बराबर है। सही बात है, वो तो एक सिटीजन के लिए भी ऐसा होना चाहिए और फॉरनर के लिए भी ऐसा होना चाहिए। अगर हम फॉरनर को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे और सिटीजन को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे तो गलत चीज़ है। दैट इज़ वाई आर्टिकल 40 दोनों पे लागू होगा। उसके अलावा हमारा आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 किस बारे में बात कर रहा है? कन्वेक्शन फॉर ऑफेंस, कि जहाँ पे क्या है कि आप किसी को आर्बिट्ररी पनिशमेंट से ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, है ना। आर्बिट्ररी पनिशमेंट ना हो, किसी के लिए गलत किसी को पनिशमेंट ना मिले, ज़रूरत से ज़्यादा पनिशमेंट ना मिले, या कहें तो बाइस्ड पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, इसके लिए हमारी आर्टिकल 20 बात करता है। तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, डबल जेओपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, नाउ तो ये तो दोनों के लिए होना चाहिए ना। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, दोनों को अधिकार है जीने का। आर्टिकल 21 ये बोलता है राइट टू एजुकेशन। देखिए, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ये अगर सोचने वाली बात है, देखो एजुकेशन तो सबका अधिकार है ना, चाहे वो फॉरेनर का बच्चा हमारे यहाँ पे रह रहा हो तो हम उसको एजुकेशन नहीं देंगे। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 21 आएगा तो 20 आएगा तो 22 भी आएगा। ना 23 क्या कह रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, कि कोई भी इंसान को खरीदेगा बेचेगा। ऐसा तो नहीं कोई फॉरनर यहाँ पे रह रहा है तो उसको हम खरीदेंगे बेचेंगे तो इलीगल हो जाएगा। आर्टिकल 24 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जैसे हमारे बच्चे ऐसे फॉरनर के बच्चे हैं तो दोनों का ही जो तरीके से जो चाइल्ड लेबर है तो दोनों तरीके से गलत है। देन 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस अफेयर्स की जो फ्रीडम्स हैं वो दोनों को अवेलेबल होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे यहाँ पे आके अपना धर्म भूल जाए ना, इस तरीके से। अब कौन कौन से अवेलेबल नहीं है? जैसे आर्टिकल 15 क्यों नहीं है? बिकॉज ये बात कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन की। सरकार नहीं करेगी डिस्क्रिमिनेशन इन बेसिस पे, लेकिन सरकार इस तरीके से तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है ना कि फॉरनर अपना सिटीजन है तो उसको अकॉर्डिंग ट्रीट करेगी।
आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब सरकारी नौकरी में तो फॉरनर्स को हम सेम पोजीशन नहीं दे सकते। 19 बात करता है जो स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली वगैरह है, ठीक है। 29 बात करता है, आपको पता है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के। 30 आप 5 इनको याद कर लो कि ये अवेलेबल नहीं है टू द सिटीजन, ये ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएंगे, तो इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, इनको याद कर लो। तो देखो 15, 16, ठीक है, 15, 16 पास पास है, 29, 30 पास पास है, और बीच का 19 बस एक और आ गया, ठीक है, समझ लो। याद आया? 15, 16, 29, 30 और बीच में क्या था 19। इस तरीके से आप कर लेना 2 बार लिख के। अब इस बहुत सारे राइट्स हैं जिसका आपने चार्ट दे रखा है, जिसको पढ़ सकते हो पढ़ लो, वरना हम आगे एक एक करके पढ़ ही लेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 का, जो कि बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन गिवन है। आर्टिकल 12 करता है, डिफाइन करता है हमारी जो टर्म स्टेट है उसको पार्ट 3 में। पार्ट 3 के लिए मतलब डिस्क्राइब करता है कि स्टेट क्या है। अकॉर्डिंगली इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है एंड जो लेजिस्लेचर हर एक स्टेट का, जितने भी लोकल या अदर अथॉरिटीज़ है जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, या फिर कहें तो या फिर तो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये सारी हमारी क्या आती हैं, स्टेट के अंडर आती हैं। मतलब सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पार्ट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, प्लस में जो लोकल बॉडीज़ हैं, प्लस में एनी अदर बॉडी जो इनके अंडर रह के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इवन a private body or agency working as an instrument of the state fall under the meaning of the state under the article 12। तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में बोला है कि स्टेट और कौन है, ऐसी कोई बॉडी जो स्टेट का काम कर रही है, स्टेट की तरह परफॉर्म कर रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो LIC है, ONGC है, IFS है, held to be state as they perform very similar function which seem to be governmental या फिर कहें तो sovereign function है। दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये भी हमारी स्टेट की कैटेगरी में आती है। इसमें नहीं बता रखा है, लेकिन जो नॉन जुडिशियल पार्ट है, नॉन जुडिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो भी हमारा स्टेट की डेफिनेशन में आता है। बाकी जुडिशरी जो है, जो जज वगैरह, वो हमारी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती, इस चीज़ को ध्यान रखना। आर्टिकल 30 अकॉर्डिंग टू इट इफ़ एनी लॉ, तो ये आर्टिकल क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई लॉ, इफ़ एनी लॉ इनकन्सिस्टेंट है विद एनी फंडामेंटल राइट, सही नहीं है किसी भी फंडामेंटल राइट के साथ, देन दैट लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो हम उस जो लॉ है उसको हम क्या कह सकते हैं, वॉइड कह सकते हैं। टर्म लॉ हैज़ ब्रॉड मीनिंग, इसके बहुत सारे मीनिंग हैं। इसके अंदर हमारा पार्लियामेंट ने जो बनाया वो लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया वो लॉ, ऑर्डिनेंसेस जो गवर्नर या फिर तो प्रेसिडेंट इशू करता है, कस्टम्स जो हैं सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं, बाई लॉज हैं, बाई लॉ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो बनाता है, या कोई भी नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री वगैरह निकालती है, वो सब हमारे क्या है, एक तरीके से लॉ की कैटेगरी में आते हैं। और अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के इनकन्सिस्टेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लेयर वॉइड हो जाएगा। ना वर्ड लॉ किस चीज़ पे अप्लाई नहीं करता, जो पर्सनल लॉज हैं उन पे वो अप्लाई नहीं करता। जो सिविल केसेस में होते हैं ना, कि मुस्लिम्स के लॉज अलग होते हैं, हिंदूज़ के अलग होते हैं, उन पे अप्लाई नहीं करता है। आर्टिकल 13 डिस्क्राइब करता है कि जो फंडामेंटल अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है, हेंस कैन नॉट बी चैलेंज। आर्टिकल 13 ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लॉ नहीं कहा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने केशवानंदा भारती केस में बोला था कि जो अमेंडमेंट है वो भी एक तरीके से लॉ है एंड उसको भी चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो, ठीक है। ध्यान रखना इसमें हमारा ना आर्टिकल 14 अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये कहता है कि जो स्टेट है ना, वो किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, ध्यान रखने वाली बात है कि मतलब सब आएंगे, है ना, सिटीजन फॉरनर सब भी, सबको इक्वलिटी बिफोर द लॉ लेगा, मतलब लॉ के सामने सबको बराबर रखेगा, या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोनों वर्ड का जो मीनिंग है हम ऑलरेडी पढ़ लेंगे अच्छे से। ये जो प्रोविजन है कन्फर करता है राइट ऑन ऑल द पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरनर, दोनों को राइट दे रहा है। मोर ओवर द वर्ड जो पर्सन है इसमें हमारे लीगल पर्सन आते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसमें इलीगल पर्सन को ले लोगे, ठीक है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, देखिए अपने आप में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि आप सबको बराबर रखोगे, कोई अंधा है तो भी, कोई लंगड़ा है तो भी, कोई एकदम सही है तो भी, किसी को कैंसर है तो भी, कोई अमीर है तो भी, गरीब है तो भी, रिलीजन किसी का, हर तरीके से इक्वल रख देना। यहाँ पे किसी के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे टू एनी पर्सन, नो पर्सन इज अबव द लॉ, और कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, वहीं पे एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टेंसेज। वो कहता है कि हम इक्वल किसको ट्रीट करेंगे, जो इक्वल सर्कमस्टेंसेज में या फिर कहें तो सेम सर्कमस्टेंसेज में। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पीपल हु आर सिमिलरली सिचुएटेड।
सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पीपल हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। आपको सिमिलर एप्लीकेशन देखने की मिलेगी कुछ लॉज की जो कि हमारी ऐसे लोगों पे जो कि सेम सिचुएशन में, तो हम सेम सिचुएशन वाले लोगों को सेम तरीके से ट्रीट करेंगे। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जो एक जैसे हैं उनको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एक जैसा ट्रीट करो, जो एक जैसे हैं उनको एक जैसा ट्रीट करो, ठीक है। रूल ऑफ लॉ एक पार्ट है हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का, ध्यान रखना है। रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि इसी से निकलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ से। ना कुछ एक्सेप्शन भी है कि आर्टिकल 14 के बिल्कुल है, जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 361 इम्यून्स करती है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग, आंसरेबिलिटी टू कोर्ट एंड इम्प्रिजमेंट को। आपको पता है जो प्रेसिडेंट है एंड गवर्नर है, जब तक वो ऑफिस में रहते हैं और बिकॉज उस ऑफिस की वैल्यू को इंपॉर्टेंस देने के लिए उनको उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती है। सिविल प्रोसीडिंग में के लिए भी उनको मतलब ऐसे कुछ होता है 30-40 तक 2 मंथ्स का पहले नोटिस दिया जाता है। आंसरेबिलिटी टू कोर्ट, कहीं कोर्ट में जाके आंसर उनको नहीं देना पड़ता है और उनको जेल भी नहीं हो सकती इस टाइम पे। तो ये एक ऑफिशियल इम्यूनिटी है जो उनको मिलती है। तो एक्सेप्शन हो गया आर्टिकल 14 का, इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा, एक प्रिविलेज है। साथ में इंटरनेशनल कन्वेंशन रिलेटेड इम्यूनिटी लाइक विनिमा कन्वेंशन फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स, साथ में जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं उनको भी अलग ट्रीटमेंट मिलता है। उसके अलावा जो MP MLA हैं उनको भी प्रिविलेज है विच इज़ स्टिल अनकोडिफाइड, उनकी भी बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में हमने पढ़े हैं। साथ में आर्टिकल 31C भी एक्सेप्शन है टू द आर्टिकल 14, जो कि इट प्रोवाइड दैट द लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द DPSP, जो कि कहता है कि अगर ऐसा कोई लॉ जो कि गवर्नमेंट लेके आई है, स्टेट लेके आई है, स्टेट लेवल पे, सेंटर पे, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज़ टू इम्प्लीमेंट द DPSP, कैन नॉट बी चैलेंज, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो ऑन द ग्राउंड दैट दे आर वायलेटिव, इस ग्राउंड पे कि वो वायलेटिव है, आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, उन्होंने ये बोला कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। जहाँ आर्टिकल 31C आता है वहाँ पे आर्टिकल 14 चला जाता है, ऐसा हमारा आर्टिकल 31C बोला। तो क्या क्या एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की एक्सेप्शन है, डिप्लोमेट्स की एक्सेप्शन है, MP MLAs के प्रिविलेजेस हैं, एंड क्या हमारा दैट इज़ अ आर्टिकल 31C है। थोड़ा सा रिकॉल करते हुए भी चलेंगे तो इट बिकम्स लिटिल ईजियर। अच्छा, मेंस में कोई क्वेश्चन आया क्या? मेंस में अभी तक कोई क्वेश्चन आर्टिकल 14 पे आया नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सब जजमेंट्स that the reservation policies made under Article 16 सब clause 4 of the Constitution would be limited by। अच्छा, ये जो है ये बीच में ऐसे डाल दिया, 16 पे आए तो सही पहले, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसमें बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप रिजर्वेशन दो लेकिन एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए चलो, आर्टिकल 335 के रहते। तो 335 क्या कहता है कि SC/ST के क्लेम के बारे में बात करता है, टू सर्विसेज एंड पोस्ट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी। वो कहता है कि आपको SC/ST को क्या करना है, किसी भी सीट पे बैठाना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी एफिशिएंसी इन मेकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट टू सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और द स्टेट। वर्ड एफिशिएंसी कहीं भी डिफाइन नहीं है, बस बेसिक चीज़ें जो थी। PYQ में आ रखा है, प्रीलिम्स में। A legislation which confer on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of the law violates Article 14 of the Constitution of India। वो कह रहा है ऐसा भी कोई भी लॉ जो कि कन्फर होता है एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, ऐसा कोई भी लॉ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अनरिस्ट्रिक्टेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दे देता है रिगार्डिंग द मैटर ऑफ कि लॉ को कैसे भी अप्लाई करो, तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 14 है उसके प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। मतलब अपनी मन मर्जी से आप इम्प्लीमेंटेशन करो, तो जो कि अपने आप में क्या करेगा, आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा, इक्वलिटी नहीं रहेगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं आ पाएगा। अब रूल ऑफ लॉ के कुछ फीचर्स बता रखे, लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, इनको रट लेना थोड़ा सा। रूल ऑफ लॉ में क्या क्या आता है, मतलब रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ सबसे ऊपर है, तो लॉ सबसे ऊपर होगा तो लिमिटेशन भी होगी, पावर लिमिट में होगी, इक्वलिटी रहेगी, सबको बराबर तरीके से देखा जाएगा लॉ से पहले, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स भी दी जाएंगी। बात करते हैं आर्टिकल 15 की। स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स। वो कहता है कि जो स्टेट है ना, वो जो भी सिटीजन्स हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इन ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, RRSCP। इट मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड कैन बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो दूसरे ग्राउंड्स पे हो सकता है,
नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। कहता है कि कोई भी जो सिटीजन है शेल ऑन ग्राउंड्स, इन ग्राउंड्स पे कि रिलीजन, रेस और कास्ट वगैरह, सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, उनको ऐसा नहीं कि उनको कहीं से डिसेबल कर दिया जाएगा, उन पे कर्जा दे दिया जाएगा या फिर उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जैसे कि वो कि शॉप्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, पब्लिक चीज़ों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल्स हैं, पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, या फिर जो पब्लिक चीज़ें उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग आर्ट, रोड है, ये सब कुछ, ठीक है। तो जो भी जनरल पब्लिक के लिए चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 15 के अंडर आता है, दैट इज़ इट। नाउ अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। देखिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न जो है सरकार बना सकती है। जैसे मेट्रो में हर डब्बे में सीट्स रिजर्व होती हैं, कुछ प्रॉपर एक डब्बा भी रिजर्व है वुमेन के लिए। वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन की पॉलिसी हो सकती है। एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। Admission to educational institutions including private, whether aided or unaided by the state, except the minority के अलावा, ठीक है, भी प्राइवेट में भी इवन जो है रिजर्वेशन दी जा सकती है। समझ में आ गया? तो वुमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, OBC को रिजर्वेशन आप दे सकते हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, है ना। कहाँ पे? हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, साथ के साथ, या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे साथ के साथ। लेकिन एक और चीज़ है, माइनॉरिटी को आप नहीं दे सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली, साथ में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS जिसको हम कहते हैं, उनके लिए भी आप जो है एजुकेशन में एक्सेप्ट माइनॉरिटी को छोड़ दो, उसके अलावा दे सकते हो। माइनॉरिटी भी क्वेश्चन आया हुआ है मीन्स से रिगार्डिंग, तो दैट इज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 16 की बात करूँ तो ये कहता है कि देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन। सबको जो है, सारे सिटीजन्स को बराबरी का हक होना चाहिए इन मैटर्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू ऑफिस अंडर द स्टेट। जो सरकारी नौकरी है ना, उनके लिए सबको, उनके लिए जितने भी भारतीय हैं उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, कोई भी सिटीजन इन ग्राउंड्स पे कि रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, टीस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ध्यान रखिए पीछे RRSCP था, लेकिन यहाँ पे D एंड रेजिडेंस, ये दो चीज़ें जुड़ गई हैं। इन सब चीज़ों पे क्या नहीं कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा या फिर किसी को इनएलिजिबल नहीं बना देगा। ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हो तो आप इसके लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकते सरकारी नौकरी के लिए, या फिर किसी जगह से हो या प्लेस ऑफ बर्थ से हो, ठीक है ना। इसकी एक्सेप्शंस है, लेकिन ऑफकोर्स पार्लियामेंट चाहे तो कोई प्रिस्क्राइब कर सकती है रेजिडेंस एज अ कंडीशंस ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। ध्यान रखने वाली बात है, पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट खुद कह सकती है कि जैसे कि उनको लगे नॉर्थ ईस्ट में, अगर नॉर्थ ईस्ट के लोग ज़्यादा जाएंगे तो इट इज़ बेटर फॉर दैम, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है कल्चरली काफ़ी डाइवर्स हैं। रिजर्वेशन दे सकते हैं वही सोशली एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेस हैं। लॉ कैन ऑल्सो प्रोवाइड एट द इंक्यूबमेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन और इट्स मेंबर, इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। साथ में कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे मंदिर है, मंदिर में पुजारी, ऐसा तो नहीं कहेगा मंदिर में पुजारी की पोस्ट है तो उसके लिए ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे तो पर्टिकुलर, यहाँ पे क्रिश्चियन को क्यों नहीं आने दिया। रिजर्वेशन EWS, तो EWS सोशल बैकवर्ड है हो सकता है, पार्लियामेंट और किसके लिए, रेजिडेंस को क्राइटेरिया बना सकता है, नॉर्थ ईस्ट के याद रखने हैं, ऑफिशियल, ठीक है। तो कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं ना, कुछ केसेस रिलेटेड हैं एंड हमारे अमेंडमेंट से जनरली रिजर्वेशन से रिगार्डिंग है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। ऑल्दो आई डू नॉट थिंक ये मेंस में रिजर्वेशन से रिगार्डिंग इन डिटेल ऐसा कोई क्वेश्चन आया और आ सकता भी है, पर ठीक है। तो अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देती हूँ कि इंदिरा स्वामी जजमेंट एक केस होता है 1992 में, जिसमें टोटल रिजर्वेशन को बोला जाता है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगी। क्या चीज़ समझ में आई कि टोटल रिजर्वेशन शेल नॉट एक्सीड 50%, से ज़्यादा हमारी रिजर्वेशन नहीं हो सकती है। 76 अमेंडमेंट एक्ट आता है। अभी कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो हमारी रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। 76 में जो तमिलनाडु है, आपको पता है तमिलनाडु का जो ये केस है ना, ये 9th शेड्यूल में रखा गया है। यहाँ पे 69% वो रिजर्वेशन देते हैं। 77 आती है जहाँ पे बोला जाता है कि प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन होगा। 81 आती है, ये क्या बोलता है कि बैकलॉग वैकेंसीज़ को ट्रीट किया जाएगा। मतलब क्या हुआ, बैकलॉग का मतलब है जैसे कि रिजर्व के लिए हमने 50 सीट निकाली थी इस साल, लेकिन 30 ही भरी, तो अगली जो 20 साल है वो अलग दैन
जितनी आनी थी, फिर जितनी आनी थी 100 आनी थी, 100 का 50 रिजर्व के लिए आती, तो 50 तो आएगी, साथ में 20 भी आएगी। तो इस तरीके से 85th अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कॉन्सिक्यूशनल सिक्योरिटी की बात करता है कि SC ST को हम कॉन्सिक्वेंस ऐसे हो जाएंगे कि वो सीनियर हो जाएंगे। मतलब अगर वही SC है, ST है, कोई जनरल कैटेगरी का पर्सन है, तो आप क्या बनाओगे, सीनियरिटी पे SC ST को बनाओगे, ऐसा हो गया है। एंड 103 आया है जिसने बोला है कि 10% रिजर्वेशन फॉर EWS, ये तो पता ही है। तो 77 ने क्या बोला, प्रमोशंस। 81 ने क्या बोला, बैकलॉग। 85 में क्या बोला, कॉन्सिक्यूशनल सीनियरिटी। इन तीनों को ना थोड़ा सा याद कर लेना, ये 4 रटने पड़ेंगे। 76 तब भी छोड़ दो, 77, 81, 85 के बीच में 4 का डिफरेंस है। 77 याद कर लो, जो बात कर रहा है हमारे प्रमोशंस की। 81 बात कर रहा है बैकलॉग की। 85 बात कर रहा है कॉन्सिक्यूशनल सीनियरिटी की। समझ में आया? नाउ आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। ये कहता है जो अनटचेबिलिटी है इसको हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया राइट के तहत, एंड इसकी जो प्रैक्टिस है वो किसी भी फॉर्म में फॉरबिडन है, मतलब नहीं होनी चाहिए। इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शेल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। साथ में अगर किसी ने भी प्रैक्टिस किया अनटचेबिलिटी को तो वो क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। It refers to the social disabilities imposed on certain classes of persons by reason of their birth in certain caste। साथ में रेफ़र करता है टू द सोशल डिसेबिलिटीज़, उन सोशल डिसेबिलिटीज़ को रेफ़र करता है, समाज की उन गंदगी को दिखाता है जो कि इम्पोज थी कुछ सर्टेन क्लासेस पे, बिकॉज उनका बर्थ हुआ है किसी सर्टेन कास्ट में, दैट इज़ वाई पहले होती थी सोसाइटी में। हैंस इट डज़ नॉट कवर एनी सोशल बॉयकॉट। इसका मतलब है किसी सोशल बॉयकॉट को नहीं दिखाता। जैसे कि समझ लो कि आप करते हो लव मैरिज करोगे तो आपके घर वाले आपको बॉयकॉट करते हैं, आपका सोशल बॉयकॉट, हम आपसे कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। तो येस उस टाइम पे ऐसा हो सकता है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनटचेबिलिटी आइदर डिफाइंड, अच्छा नाइदर डिफाइंड, अनटचेबिलिटी कहीं भी डिफाइंड नहीं है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं प्रोटेक्शन सिविल राइट्स में, इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउ आर्टिकल 18 की बात करते हैं, जो कि बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की। प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम कन्फेरिंग एनी टाइटल ऑन एनीबडी। ये कहता है जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी टाइटल नहीं देगी, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक्स दे सकती है। सिटीजन्स कांट एक्सेप्ट एनी टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट। साथ में सिटीजन्स भी किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं लेंगे। अ फॉरनर वर्किंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट कांट एक्सेप्ट अ लिटिल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो एक फॉरनर है जो कि वर्क करता है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट में, कांट एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। फॉरनर है, काम इंडियन गवर्नमेंट के अंडर कर रहा है, तो भी वो फॉरेन स्टेट से, अपनी स्टेट से क्या है, टाइटल नहीं ले सकता जब तक वो प्रेसिडेंट का कंसेंट ना ले। तो उनको कंसेंट लेना पड़ेगा। नो सिटीजन या फिर कहें तो फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शेल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इम्यूलमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। साथ में कोई फॉरेनर है, वो भी किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम कर रहा है, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स, ये अपने आप में टाइटल्स नहीं है ये, और इसको सुफिक्स से प्रीफिक्स की तरह यूज़ ना किया जाए, ऐसा बोला जाता है। मतलब आगे अपने नाम की ऐसे नहीं पद्मा श्री और फिर नाम लगाते, तो ये चीज़ गलत है। बस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है जो नेशनल अवार्ड्स हैं टाइटल्स नहीं है, बस इतना ध्यान रखना आपको। क्या ये अवार्ड्स टाइटल है? नहीं, दीज आर नॉट टाइटल्स। पद्मा श्री ये सारी ये टाइटल नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो से हम और कंटिन्यू करेंगे। फंडामेंटल राइट अपने अपने बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना बेटर है। सो अभी हमने जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइट था, राइट टू इक्वलिटी को ख़त्म करा। 14, 15, 16, 17 और 18, इसमें 5 राइट है। 14 में क्या बात कर रहे थे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 में हमने बात करी थी कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। एंड 16 में क्या बात करी थी कि सबको क्या मिलेगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेजिडेंस। एंड 17 में बोला गया था कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करेंगे। एंड 18 में बोला गया किसी को भी कोई टाइटल नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ये राइट टू इक्वलिटी के अंडर आता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ इट। बाकी इन द लास्ट बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड, बार बार रिकॉर्ड देखना है, वीडियो लेक्चर्स को देखो, तो चीज़ें और ज़्यादा दिमाग में बैठती चली जाएंगी, दैट इज़ इट।